हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछली क्लास में जो पढ़ रहे थे वो था जो रासायनिक समीकरण के बारे में। तो अपन रासायनिक समीकरण क्या है, किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण को लिखने के क्या क्या नियम हैं, तो रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या पता चलता है उसके बारे में अपन ने पढ़ा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण को, जो हमारा बीच में टॉपिक आया था एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण को जो संतुलित किया जाता है 10th क्लास लेवल पर, तो वो किया जाता है अनुमान विधि के आधार पर। अर्थात अनुमान के आधार पर जैसे कोई भी रासायनिक समीकरण जो लिखा जाता है, तो यहाँ पर अपन सबसे पहले है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को क्या करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। और रासायनिक समीकरण को जो संतुलित किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाएगा, यहाँ पर रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि के आधार पर क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। क्या किया जाएगा, संतुलित। अब देखो यहाँ पर संतुलित करने के लिए अपन को सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहली बात तो ये है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उनको छोड़ के जो अन्य परमाणु है सबसे पहले उनको संतुलित करना है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है अपन को, तो यहाँ पर पहले उसकी देखते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं को संतुलित किया जाता है। तो जितने भी अपन संतुलित अभिक्रिया करेंगे उसमें अन्य परमाणु या अपन दूसरी तरीके से यहाँ पर उनकी संख्या भी लिख सकते हैं। जैसे अपन एक समीकरण लिखते हैं यहाँ पर N2 + H2, एक समीकरण लिखते हैं N2 + H2 = NH3। यहाँ पर अपन को इस समीकरण को संतुलित करना है, तो यहाँ पर अपन को ये पता लगना है पहले तो कि यहाँ पर जैसे नाइट्रोजन की कितनी संख्या है, नाइट्रोजन की संख्या कितनी है 2, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2। और यहाँ पर अगर देखें तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की संख्या है ना, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या, जितने परमाणु इधर होंगे उतने ही क्या होंगे, इधर हाइड्रोजन की संख्या। तो ऐसे लिखने की अपन को कोई आवश्यकता नहीं है, एक बार अपन को समझ में आ गया तो इधर अपन ये लिख सकते हैं नाइट्रोजन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या। तो या फिर अपन इसको ऐसे लिख दें कि इधर नाइट्रोजन की संख्या और इधर हाइड्रोजन की संख्या, जितने हैं उनकी सबकी लिखेंगे। तो नाइट्रोजन इधर किधर 2 और हाइड्रोजन कितना है 2, इधर नाइट्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 3। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन को छोड़ते हैं अभी। तो नाइट्रोजन की संख्या इधर कितनी है 2, इधर भी कितनी है 2, मतलब नाइट्रोजन क्या है, संतुलित है। हाइड्रोजन की देखते हैं, हाइड्रोजन इधर कितना है 2 और उधर कितना है 3। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए अपन को इधर कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। और इधर 3 से गुणा करूँगा तो इधर संख्या कितनी हो जाएगी, अब हाइड्रोजन की 6, तो उधर अपन को 3 करने के लिए कितने 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हो गई नहीं हो गई, तो इसके लिए अपन को अब क्या किया, तो ये तो है नहीं कि हाइड्रोजन अपन को 6 करना है, तो यहाँ मैंने मिटाया और इसको क्या कर दिया 6 हो गया हाइड्रोजन, नहीं।
अभी बताते हैं अपन। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि इनका सूत्र चेंज नहीं होना चाहिए, सूत्र चेंज हो जाएगा तो वो तो चीज़ ही अलग हो जाएगी, परमाणु अलग हो जाएगा, अणु मॉलिक्यूल जो है वो अलग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। कभी भी कोई भी संख्या लगाएंगे जब अभिक्रिया संतुलित करते हैं तो नहीं तो बीच में लगाएंगे, जो स्टार्टिंग जो है उसी में लगाएंगे, नहीं तो बीच में लगाएंगे, नहीं अंत में लगाएंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने लगाए अपन ने 3, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, ये 6 हो गए। और यहाँ पर ये जो 2 लगाया है मैंने, ये सब पे 2 लगेगा। अब ये तो नहीं कि हाइड्रोजन को अपन को चेक करना है तो मैंने यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, नहीं। कभी भी किसी भी अणु सूत्र जो है उस अणु सूत्र के बीच में अपनी तरफ से कोई संख्या नहीं लगाएंगे। जो सूत्र में जो संख्या है वो तो रहेगी, परंतु अपनी तरफ से बीच में नहीं लगानी। अपनी तरफ से जो भी संख्या लगाएंगे वो कहाँ लगाएंगे, प्रारंभ में, स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर मैं कितना लगाऊंगा, अब 2। क्लियर। अब देखो यहाँ पर, तो ये 2, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 2, और इधर नाइट्रोजन कितना है 2। तो स्टार्टिंग में जो 2 लगा हुआ है उसका मतलब क्या होगा कि ये 2 दोनों से ही क्या है, गुणा है, अर्थात नाइट्रोजन कितने होंगे 2। अब हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के अणु मिलकर क्या जुड़ रहे हैं आपस, और ये तीनों किसके साथ गुणा होंगे, यहाँ पर 2। तो हाइड्रोजन टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, अब 2, हाइड्रोजन कितना है 6, इधर नाइट्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 6। तो बताओ ये अभिक्रिया समीकरण संतुलित हो गया, नहीं हो गया, हो गया। तो पहले अपन संतुलन इसी को देखते हैं, ऐसे ही समीकरणों को। क्लियर। तो इस तरीके से अपन को क्या करना पड़ेगा, समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित करते टाइम अपन को एक ध्यान रखना है कि जो भी संख्या अपनी तरफ से लगाई जाएगी, अगर सूत्र में संख्या है जब तो है बीच में, परंतु अगर कोई भी संख्या अपनी तरफ से लगाई जाती है तो वो कहाँ लगाई जाएगी, प्रारंभ में, न तो बीच में लगाएंगे न अंत में। अपनी तरफ से बीच में और अंत में कोई संख्या नहीं लगती है, अपनी तरफ से कहाँ लगेगी, प्रारंभ में लगेगी। और नेक्स्ट समीकरण लिखते हैं, जैसे मान लो N2 प्लस O2 है, N2 प्लस O2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, NO, नाइट्रस ऑक्साइड, या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन जो है वो तो कितना है 2, हाइड्रो ऑक्सीजन कितना है 2, इधर नाइट्रोजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1। अब बताओ, सबसे पहले अपन ऑक्सीजन को छोड़कर किसको करें, नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन इधर 2 है तो इधर को 2 करने के लिए अपन को 2 से गुणा करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब ये 2 गुणा कहाँ होगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में करना है अपन को, बीच में अगर यहाँ पे अपनी तरफ से नहीं लगाना है। अगर अपनी तरफ से लगाएंगे तो सूत्र क्या हो जाएगा, N2O, और N2 अलग सूत्र हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में अब 2 लगाते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना हो गया 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 2। तो बताओ ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। तो बताओ समीकरण संतुलित हुआ नहीं हुआ, अरे हुआ क्या। नेक्स्ट समीकरण की बात करते हैं अपन। तो इस तरीके से अपन समीकरणों को क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। और समीकरण देखते हैं, जैसे एक समीकरण की बात करते हैं अपन। यहाँ पर समीकरण है अपने पास H2O विद्युत अपघटन के द्वारा, H2O का विद्युत अपघटन किया जाता है तो यहाँ पर क्या बनेगा, H2 प्लस O2 बनता है। अब बताओ, देखा यहाँ पर विद्युत अपघटन विद्युत लिखा जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, हाइड्रोजन कितने 2, ऑक्सीजन कितना 1, हाइड्रोजन कितना 2, ऑक्सीजन कितना 2। अब अपन को समीकरण संतुलित करना है अपन को। तो बताओ यहाँ पर ये तो संतुलित है, हाइड्रोजन तो पहले से, अब ऑक्सीजन बचा तो ऑक्सीजन इधर 2 है तो इधर 2 करने के लिए मैं पहले इधर 2 करूँगा। अब इधर 2 करते ही यहाँ पर मैं 2 ये कहाँ लगाऊंगा, यहाँ पे, यहाँ पर क्या लगाऊंगा 2 लगाऊंगा। अब यहाँ पे 2 लगाते ही बताओ, देखो हाइड्रोजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2। अब बताओ ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, परंतु जो हाइड्रोजन है वो क्या हो गया, असंतुलित। इधर 4 हाइड्रोजन है तो इधर 4 करने के लिए इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से, और 2 से गुणा करने के लिए कहाँ 2 लगाएंगे यहाँ पे। तो बताओ अब कितना हो गया, इधर 4 इधर 2, इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 4, इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 2। बताओ अभिक्रिया समीकरण संतुलित हुआ नहीं हुआ, अरे हुआ क्या। तो इस तरीके से अपन को अनुमान के द्वारा, अपने अनुमान के द्वारा क्या करना है, समीकरण को संतुलित करना है।
और देखते हैं एक दो समीकरण और। तो एक समीकरण की बात करते हैं यहाँ पर, एक समीकरण जो है H2, चलो ये ले लेते हैं, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, KClO3, तो ये टूटेगा किसमें, KCl प्लस O2। अब देखो यहाँ पर ये पोटेशियम क्लोरेट है, ये पोटेशियम क्लोराइड और ये ऑक्सीजन। तो यहाँ पर पोटेशियम कितना, 1, क्लोरीन कितना, 1, ऑक्सीजन कितना, 3, इधर क्लोरीन 1, वो सॉरी पोटेशियम, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 2। अपन को सूत्र में ये तो पता होना चाहिए कि अपन को कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से परमाणु हैं, ये तो पहचानना आना चाहिए ना अपन को। अगर मैंने ये लिख दिया CH3COOH, तो बताओ देखो अब इसमें कौन कौन से अपन बता सकते हैं। तो जो तत्व जो होगा एक परमाणु, किसी भी सूत्र में परमाणु को पहचानने के लिए सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो स्टार्टिंग में चलेंगे तो पहला जो वर्ड आता है, तत्व जो लिखने के नियम अपन पढ़े, 9th क्लास में पढ़े हैं, 8th में भी पढ़ते हैं। तो तत्व, कोई भी तत्व का प्रतीक चिन्ह लिखा जाता है। तो प्रतीक चिन्ह लिखते टाइम क्या किया जाता है, पहला वर्ड जो होता है, अगर किसी भी परमाणु के अंदर एक ही चिन्ह है तो वर्णमाला का जो प्रथम जो होगा एक है, तो वो पहला क्या होगा, कैपिटल में ही होगा, ये ध्यान रखना। क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद में एक किस में आता है, और पोटेशियम है ना, ऑक्सीजन है। तो ये जो भी जितने भी हैं ये सारे क्या है, कैपिटल है। मेरी बात समझ गए क्या। अगर दो से मिलकर बना हुआ, दो वर्डों से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहला जो होगा वो तो क्या होगा, कैपिटल, पहला तो कौन सा होगा, कैपिटल, और दूसरा जो आएगा वर्ड वो आएगा स्मॉल। ये ध्यान रखना है अपन को। तो पहला वर्ड तो क्या आएगा, कैपिटल। अगर यही होता तो Na होगा, अगर N है तो वो क्या होगा, नाइट्रोजन, और Na है तो वो क्या हो जाएगा, अगर देखो यहाँ पर C है तो वो क्या हो जाएगा, कार्बन। C अगर O, ये भी कैपिटल है और ये भी कैपिटल है, ये दोनों क्या कैपिटल है, जब तो क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा। अरे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर C कैपिटल है और O स्मॉल है, अगर C कैपिटल है और O स्मॉल है तो वो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। अरे होगा, नहीं होगा। तो इस तरीके से अपन को किसी भी सूत्र के अंदर परमाणु पहचानना आना चाहिए। अगर परमाणु पहचानेंगे तभी तो अपन आगे बढ़ेंगे। अगर पता ही नहीं है अपन को परमाणु कैसे पहचाने, तो इन दोनों को मिलाकर एक बोल दिया, इन दोनों को मिलाकर एक बोल दिया, तो अपन संतुलित नहीं कर पाएंगे। तो अपन को क्या आना चाहिए, तो पहचानने का तरीका मैंने बता दिया। जैसे मान लो अपन को ये चलना है, इसमें पहचानना है, इसमें पहचाने तो स्टार्टिंग में चलेंगे अपन, ये कैपिटल है इसका मतलब ये कार्बन है, एक ही है, ये कैपिटल है इसका मतलब ये हाइड्रोजन है, फिर ये कैपिटल आ गया इसका मतलब ये कार्बन, ये कैपिटल आ गया इसका मतलब ये ऑक्सीजन, ये कैपिटल है इसका मतलब ये ऑक्सीजन, ये कैपिटल है इसका मतलब ये हाइड्रोजन है या नहीं है। अरे क्या, अगर मान लो अपन इसी सूत्र में, जैसे ये मान लो अभी जो लिखा हुआ है KClO3, ये जो है ये कैपिटल, ये पोटेशियम, C के साथ में स्मॉल आ रहा है, स्मॉल वर्ड, तो स्मॉल का कोई भी, अकेले स्मॉल का कोई भी प्रतीक चिन्ह नहीं है। तो यहाँ पर कैपिटल के साथ क्या आ रहा है, स्मॉल आ रहा है, तो ये क्या है, Cl, और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरीन, और ये क्या है, ऑक्सीजन। तो ये क्या है, क्लोरीन, Cl यहाँ पर स्मॉल है, तो स्मॉल, सिंगल स्मॉल वर्ड का कोई भी प्रतीक चिन्ह नहीं होगा। या तो एक वर्ड का होगा जब तो वो कैपिटल होगा, अगर दो का है तो पहला वर्ड कैपिटल होगा और दूसरा वर्ड क्या होगा, स्मॉल होगा। अब बताना है यहाँ पर, तो बताओ देखा, सबसे पहले अपन यहाँ पर पोटेशियम संतुलित है, क्लोरीन संतुलित है। अब ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन को कर लेते हैं। ऑक्सीजन इधर कितना, 3, इधर कितना है, 2, तो 2 और 3 के लिए तो क्या करना पड़ेगा, इधर से गुणा करना पड़ेगा 3 से। अब 3 से करते ही इधर क्या हो गया, तो ये 3 से गुणा यहाँ होगा, ये कर दिया लो मैंने, तो ये दोनों तो एक रहेगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6,
अब इधर क्या करेंगे, ऑक्सीजन को 6 करने के लिए ये तो नहीं कि यहाँ पर अपन क्या लगा दे 6 लगा दे, यहाँ नहीं लगा के यहाँ 2 लगा दे, ऐसा नहीं होगा। कभी भी किसी भी सूत्र में अपनी तरफ से न तो पीछे संख्या लगेगी न बीच में लगेगी। अपन जो भी लगाएंगे संख्या अपनी तरफ से वो कहाँ लगेगी, प्रारंभ में, स्टार्टिंग में लगेगी। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो बताओ यहाँ पर अपन को इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से, और ये 2 कहाँ लगेगा, ये 2 जो लगेगा वो यहाँ लगेगा। अब बताओ पोटेशियम चेंज 2, क्लोरीन चेंज 2, ऑक्सीजन कितना 6। तो बताओ ऑक्सीजन संतुलित हो गया, परंतु ये दोनों असंतुलित हो गए। अब इन दोनों को संतुलित करने के लिए इधर ये कितने हैं 2 और ये भी यहाँ पर कितना है 1, तो इसको 2 करने के लिए मैं इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा 2 से, और इसको 1 2 से लगाते हैं, ये भी 2 हो गया, पोटेशियम भी 2 हो गए और ये भी 2 हो गए। तो बताओ अभिक्रिया समीकरण संतुलित हुआ नहीं हुआ? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2KClO3, तो 2KCl प्लस 3O2। तो इस किसी भी रासायनिक समीकरण जो है उसको अपन संतुलित कर सकते हैं। संतुलित क्यों किया जाता है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का नष्ट होता है और नहीं व्युत्पन्न होता है, अर्थात नए द्रव्यमान का सर्जन नहीं होता है। और समीकरण देख ले, और देखते हैं जैसे और समीकरण में अपन बात करते हैं यहाँ पर, एक मिनट ये ले लेते हैं SO2 प्लस O2। तो आगे जाकर फिर इनकी अवस्था भी लिखा जाता है, क्योंकि रासायनिक समीकरणों को संतुलित जो होता है उसमें SO2 प्लस O2, तो SO2 प्लस O2 इक्वल टू SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर सल्फर कितना 1, ऑक्सीजन कितना 2 ये रे और 2 ये रे है या नहीं है, 2 ऑक्सीजन ये है और 2 ऑक्सीजन ये है, टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए 4। यहाँ पर सल्फर 1, ऑक्सीजन कितना 3। अब बताओ क्या करें? तो यहाँ पर अपन को देखो क्या करना है कि सल्फर जो है वो कितने हैं यहाँ पर 1। तो सबसे पहले सल्फर को देखते हैं, इधर भी 1 है उधर भी 1। ऑक्सीजन को मैं मान लो यहाँ 2 लगा देता हूँ। अब 2 लगाते ही सल्फर कितना हो गया 2 और ऑक्सीजन कितना हो गया 4 हो गया नहीं, और 2 ये कितने हो गए 6। अगर यहाँ पर सल्फर को अपन को कितना करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, और 2 करते ही क्या हो जाएगा सल्फर 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 2 दूनी 4, तो ये हैं और 2 ये हो गई लो अभिक्रिया संतुलित। अरे हो गया नहीं हो गया? अपन ने अनुमान यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि अपन किसके लगाएं, तो अपन ने सबसे पहले तो सल्फर जो ये है इसमें ही क्या किया, अगर अपन मान लो इसको नहीं करके ऑक्सीजन को 4 करते हैं, यहाँ पर मैंने चलो ऑक्सीजन 4 कर दिया तो 4 और ये 2 हो जाता। तो अपन को इसको 4 करने के लिए यहाँ तो संख्या लगानी पड़ेगी अपन को, क्योंकि इसलिए सल्फर कितना हो गया 2, तो यहाँ नहीं लगा के अपन ये संख्या कहाँ नहीं लगा यहाँ, और यहाँ लगाते ये क्या हो गया 4 हो गया, सल्फर 2 हो गया, और 2 होते यहाँ पर ने 2 लगा दिया, तो ये संतुलित हो गई अभिक्रिया। अभिक्रिया संतुलित हो गई नहीं हो गई? तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हो नहीं कर सकते हो? अब बिना प्रैक्टिस के ये कभी काम नहीं हो सकता, प्रैक्टिस अपन को इसको बार बार करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलने वाला। तो इस तरीके से हम रासायनिक समीकरण को क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। अगर और कोई रासायनिक समीकरण जो है अपनी किताब में भी तो और छोटे छोटे हैं, जैसे CH4 प्लस CH4 की बात करते हैं, जैसे CH4 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2। तो CH4 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2। यहाँ पर कार्बन कितना 1, हाइड्रोजन कितना 4, ऑक्सीजन कितना 2, यहाँ पर कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो बताओ ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए 3 हो गए, 2 इधर है 3 इधर है। तो सबसे पहले तो अपन को ये सम विषम वाला हो गया, तो इन दोनों तरफ अपन को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अगर 2 कर देता हूँ तो ये क्या हो गया 4 हो गया नहीं हो गया 4, और इधर अपन को 4 करने के लिए
तो हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 4 है, और हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ पर को क्या लगाना पड़ेगा? 2। तो बताओ देखा 4 2 2 और 1। अब देखा कार्बन कितना है? 1, कार्बन 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 4। उधर हाइड्रोजन कितना है? 4। ऑक्सीजन कितना है? 4 हो गया। इधर कार्बन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना? ऑक्सीजन कितना है? 2 और 2 4। और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है? 4। हाइड्रोजन कितना है? 4। हाइड्रोजन कितना है? 4। ये लो अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो अपन रासायनिक समीकरण को क्या कर सकते हैं? संतुलित कर सकते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जा सकता है। क्लियर? तो अपनी तरफ से जो रासायनिक समीकरण जो है इसको आप संतुलित कर सकते हो। नेक्स्ट अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा रासायनिक समीकरण अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे अपन। कौन सी? नेक्स्ट जो है टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो किसी भी रासायनिक समीकरण में जब संतुलित किया जाता है तो उसकी क्या लिखी जाती है? अवस्था भी लिखी जाती है। कितने तापमान पर होती है वो भी लिखा जाता है। कितने दाब पर होती है वो भी लिखा जाता है। अब देखो रासायनिक अभिक्रियाएं, तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाओं की यहाँ पर बात करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया जब किसी भी रासायनिक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होगा, अर्थात कुछ अभिकारक आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया। अर्थात किसी भी रासायनिक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन जब होता है उसे क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया। और ये रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो निम्न प्रकार की हो सकती हैं। जैसे सबसे पहले सहयुग्मन अभिक्रिया। सहयुग्मन अभिक्रिया या इसी को क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया, या इसी को क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद ही अगर दूसरी बात करते हैं यहाँ पर इसी के विपरीत, संयोजन का मतलब जुड़ना, और दूसरी अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। और इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? वियोजन। वियोजन का मतलब टूटना, वियोजन अभिक्रिया क्या हो जाएगी? वियोजन अभिक्रिया। तो अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना, और संयोजन का मतलब है जुड़ना। अब यहाँ पर अपघटन भी कितने प्रकार का हो सकता है? 3 प्रकार का। वो डिपेंड करेगा किसके द्वारा इनको तोड़ रहे हैं। जैसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। उसके बाद में विद्युत अपघटन के बाद में ताप अपघटन अभिक्रिया। ताप अपघटन अभिक्रिया। उसके बाद में ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया या प्रकाश अपघटन अभिक्रिया बोल सकते हैं। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। ये 3 तरीके से इसको क्या किसी भी रासायनिक पदार्थ को तोड़ा जा सकता है, या तो विद्युत के द्वारा, या ताप के द्वारा, या प्रकाश के द्वारा। नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ये भी क्या हो जाएगी? जो पदार्थ का जो अणुसूत्र होगा उसमें के परमाणु के विस्थापन के आधार पर, अगर एक परमाणु का विस्थापन होता है तो एक विस्थापन अभिक्रिया। अगर किसी सूत्र में से 2 परमाणुओं का अर्थात विस्थापन हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये भी कितने प्रकार की हो जाएगी? 2। एक विस्थापन अभिक्रिया
और दूसरी हो जाएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? विस्थापन के बाद में अगर और बात करते हैं यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं तो वो क्या हो जाएगी? मंद व तीव्र अभिक्रिया। मंद व तीव्र अभिक्रिया। उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ये मेन अभिक्रियाओं के क्या है प्रकार, तो जिसमें संयुग्मन अभिक्रिया या उसी को क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन के बाद में एक क्या आती है? संयुग्मन अभिक्रिया। तो अपन मोटी मोटी बात करते हैं यहाँ पर संयुग्मन या संयोजन। तो यहाँ पर क्या होता है कि अणुओं का क्या होता है? संयोजन होता है, अर्थात दो या दो से हल्के यौगिक। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं यौगिक या अणुओं का, यौगिक या अणुओं का क्या होगा? संयोजन। और संयोजित होकर कैसा निर्माण करेंगे? एक भारी यौगिक का निर्माण करते हैं। तो अर्थात यहाँ पर हल्के यौगिक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? भारी यौगिक का निर्माण करते हैं। उसके बाद में अपघटन अभिक्रिया की बात करते हैं। तो अपघटन में वियोजन का मतलब ही क्या होता है? टूटना। इसका मतलब ही क्या होता है? टूटना। और टूट के क्या बनेंगे? दो या दो से अधिक भाग बनेंगे, और दो या दो से अधिक भाग बनेंगे तो जिससे टूटा है वो भारी होगा, और जो बना है वो क्या होगा? हल्का होगा। तो अर्थात यहाँ पर एक भारी यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक हल्के यौगिकों का क्या करता है? निर्माण करता है। अगर विद्युत के द्वारा तोड़ रहे हैं जब तो क्या कहलाएगा? विद्युत अपघटन। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था जल का विद्युत अपघटन, सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन पढ़ेंगे इसमें। ताप अपघटन, ताप के द्वारा अगर किसी भी रासायनिक पदार्थ को तोड़ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? ताप अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, अगर प्रकाश की उपस्थिति में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसमें अपघटन हो रहा है वो क्या कहलाएगी? ताप अपघटन अभिक्रिया या उस प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील जो होता है, यहाँ पर ताकतवर की लड़ाई होगी, अर्थात किसी भी यौगिक में से किसी भी अधिक क्रियाशील परमाणु या तत्व के द्वारा या अणु के द्वारा उस यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व या परमाणु को क्या कर दिया जाता है? विस्थापित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, छेपी का मतलब क्या होगा? छोड़ना, और शोषी का मतलब होगा अवशोषण करना। अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकलती है तो उसे क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा दी जाती है, ऊर्जा दी जाती है, उसे क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर? उसके बाद में मंद अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में एक दिन लग जाता हो, एक सप्ताह लग जाता हो, एक महीना लग जाता हो, एक साल लगता होता, तो बहुत काफ़ी लंबा टाइम लगता है, उसे ही क्या कहा जाता है? मंद अभिक्रिया कहा जाता है। लोहे पर जंग लगना एक मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। तीव्र अभिक्रिया की जो तेजी से होती हो, अम्ल क्षार की अभिक्रिया जो है वो तुरंत होगी, अर्थात तेजी से संपन्न होती है। किसकी? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। क्लियर? उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो अपन रासायनिक परिवर्तन उस टाइम देखा था अपन, उत्क्रमणीय वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं का मतलब अभिकारक से उत्पाद का निर्माण हो रहा है और उत्पाद से अभिकारक का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल और केवल अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है, उत्पाद से वापस अभिकारक का निर्माण नहीं होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। तो इनको एक एक करके उदाहरण सहित अपन क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर?